जो कवर कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे लोकस की बात, ठीक है, लोकस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंड स्ट्रेट लाइन जो बेसिकली कोई लाइन है उसकी इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो लोकस लिख देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो एक क्वेश्चन में लिखना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जो भी हमने पढ़ा था सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड के ऊपर। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ x1 x2 x3 आर द रूट्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 3 रूट्स लिखा है, तो मतलब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है। अगर 4 रूट दिया होता तो आपको पता बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। तो यहाँ पे x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बेसिकली x क्यूब माइनस 3 इंटू पी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे दिया 39x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन है देन फाइंड the centroid, of the triangle। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, तो ये बहुत इजी है, जस्ट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर में पढ़ा था वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल भी यूज हो रहा है। सो देन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are ऐसा है यहाँ पे x1 1 अपॉन x1, फिर है आपके पास x2 1 अपॉन x2, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट है x3 1 अपॉन x3। बहुत इजी है स्टूडेंट, सबको पता है सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। अगर ट्रायंगल का आपको तीनों वर्टाइसिस पता है, ठीक है, तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप सेंट्रोइड कैसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड को हम जे से डिनोट कर रहे हैं, एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है स्टूडेंट, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वैसे अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस का वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए एंड 3 से डिवाइड कर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। और ये बोला है कि x1 x2 जो यहाँ पे यूज हुआ x3, ये वाली इक्वेशन की क्या है, रूट्स है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं g1। तो यहाँ पे तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिखा है स्टूडेंट, हो सकता है क्वाड्रेटिक मिल जाए एग्जाम में, बाई क्वाड्रेटिक मिल जाए, तो वो ऐसा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे मैंने ले लिया है आप बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे 2 ही रूट रहेंगे, तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल नहीं देंगे आपको। ठीक है, ट्रायंगल के लिए 3 वर्टेक्स आपको चाहिए ना, 3 पॉइंट को ज्वाइन करके आपको ट्रायंगल मिल रही है। तो यहाँ पे इसलिए क्यूबिक लिया है। लेकिन अगर आपको, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं जैसे x1 x2 x3 x4, आपको अगर बोले कि रूट से कोई इक्वेशन के, उसमें से कुछ बता सकते हैं कि x1 x2 x3 यहाँ पे आपको वर्टाइसिस में कहीं पे दिख जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है हमें, x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ, ये वाली इक्वेशन के रूट्स दिया है। एंड स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को याद है अभी कि हम कैसे लिखते थे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपको इन जनरल, अगर क्या है डिग्री एन, आप बोल सकते हैं डिग्री एन का इक्वेशन दिया है वेरिएबल एक्स में, ठीक है, तो वहां पे सम ऑफ द रूट कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो सब कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा, कितने स्टूडेंट को याद है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, x1 x2 x3 क्या है, ये इक्वेशन के रूट्स है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम कैसा लिखते हैं, आप इसको कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन आता है पहले तो माइनस, फिर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है 3p एवरीवन माइनस ऑफ माइनस 3p डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस होके आपको मिलेगा 3p। ठीक है, वैसे उसके बाद क्या पढ़ा था, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए, ओके वन एट ए टाइम हमने ले लिया है, तो सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, मतलब x1 प्लस, ओके x1 इंटू x2 प्लस आप लिख सकते हैं x2 इंटू x3 प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे x3 इंटू x1। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट।
अच्छा अभी मुझे बताइए क्या होगा, किसी को याद है वो वाला फॉर्मेट? तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे ले लिया तो अभी प्लस, अभी क्या करेंगे एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 39। किसी को डाउट है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी है। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 x2 x3 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस ऑफ क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 है, माइनस ऑफ ये करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। एवरीवन सबको समझ में आई ये वाली मैम चीज? एक बार सेकंड वाला स्टेप फिर ये वाला, समझाना। ये वाला x1 x2 वाला ना? ओके। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 3 रूट पता है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो रूट्स है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले तो क्या था, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आपको क्या मिलता है बेसिकली, ये आपको मिला। ओके ये जो लिखते हैं क्यूबिक इक्वेशन को मैं इन जनरल लिख के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन को इन जनरल कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, किसी को याद है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको नोटेशन कुछ यूज करना चाहूँ तो आप लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे एस, ठीक है, S1 लिख लीजिए, या आप बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है। जैसे अगर मैं बताना हूँ यहाँ पे x1 x2 x3 है, चाहे तो आप अल्फा बीटा गैमा भी ले सकते हैं। अगर ये लू S2, S2 क्या है, आप बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब आपने रूट्स को मल्टीप्लाई किया दो दो का ऐसा पेयरिंग में, फिर ऐड किया है ऐसा, एंड यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड लास्ट आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ऐसा हमने यूज किया था, वो बेसिकली तीनों रूट का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो अगर वो इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये क्या है बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन, आप ऐसा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर आप लिखते हैं प्लस S2x एंड फिर लिखते हैं माइनस t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज मैं वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हम लिखते हैं, जो इक्वेशन है बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ से सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम ये हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस लिखेंगे पहले तो, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आपको मिला है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हमने लिखा है सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन आप क्योंकि ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आए स्टूडेंट? तो यहाँ पे प्लस साइन करेंगे, फिर एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, मतलब 39/1 मतलब 39। लास्ट में क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये चीज हमें मिलेगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 1। समझ में आए लीना? प्लीज बताइए, ये वाली चीज हमने जब का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए। तो ये मैं क्यूबिक के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पास क्या होता है क्वाड्रेटिक होता तो वो वाले केस में ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एस एक्स लिखते थे प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है एवरीवन? यस मैम। ओके इरेज कर दूं ना ये वाला, यस मैम। ओके ये वाला। अच्छा पहले तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ट्रायंगल के सेंट्रोइड की बात करनी है, ठीक है। तो ऐसा हम रफ डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन इजी है, बट एक बार समझ, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चैप्टर को कंबाइन कर दिया एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसका वर्टेक्स ए बोल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1 1/x1। वर्टेक्स बी जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x2 1/x2। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कितना दिया है स्टूडेंट, x3 1/x3, ठीक है। और यहाँ पे है आपके पास सेंट्रोइड, जहाँ मैं वर्टेक्स के अपोजिट साइड, मतलब बीसी से मिड पॉइंट से, जैसे यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट होगा बीसी का डी, तो ए को अगर मैं उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँ तो एडी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मीडियन। तो तीनों मीडियन ट्रायंगल के जी के ऊपर मीट करते हैं, जी को हम यूज कर रहे हैं किसको डिनोट करने के लिए, सेंट्रोइड, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें एवरीवन? नो मैम। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो यहाँ पे आप चाहे तो कुछ h, k मान लीजिए अभी के लिए, ठीक है। जैसे मैं मान देती थी h, k, और आपको पता है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो h क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस के x कोऑर्डिनेट को आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3,
ठीक है। एंड यहाँ पे के की बात करें तो के क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे है 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 3 करते हैं तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख देती हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आ रहा है, ये हम निकाल सकते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 आपका 3p है, तो ये आपके पास क्या हो गया 3p/3, ये मतलब हो गया 3। और ये वाला भी, अच्छा इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। एक तो तरीका है क्या है, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, x1 x2 x3 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, बेसिकली जो अभी क्या मिलेगा, मतलब इसको तरीके दो है। एक तो आप चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट को याद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, क्या वो हमने क्या क्वाड्रेटिक के लिए करके दिखाई थी। मतलब ये इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर 1 बोलना चाहूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, इसके रूट्स आपको पता है x1 x2 x3 है। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट 1/x1 1/x2 1/x3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट आप x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, अल्फा इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ऐसा कुछ सीखा, क्योंकि यहाँ पे रूट्स x1 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/x1, यहाँ से आप बोलते हैं x1 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x यहाँ पे मतलब x को रिप्लेस करना है 1/x से, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो आपका वो इक्वेशन रहेगी जिसके रूट 1/x1 1/x2 1/x3 रहेगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये वाले केस में, एंड नॉर्मल मेथड लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, आप इधर एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x1 x2 x3 मिलेगा। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, इधर देखिए आपको मिलेगा x2 इंटू x3 प्लस यहाँ पे मिलेगा x1 इंटू x3, यहाँ पे प्लस आपको x1 x2, और इसकी वैल्यू तो आपने अभी निकाली है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया होल डिवाइडेड बाई 3 है। स्टूडेंट कर सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू ऑलरेडी आपको पता हुआ है, तो ये पता है आपको क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो ये है बेसिकली आपके पास x2 x3 प्लस x1 x3 प्लस यहाँ पे x1 इंटू x2 है, और डिनोमिनेटर में आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू x1 x2 x3। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से आई थिंक 39 आई थी, एक बार देख लेते हैं। हाँ 39 थी ये आपके पास, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम 39 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको मिला है 1। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये हो गया आपके पास 39/3 इंटू 1, मतलब 3 हो गया, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है 13। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंट्रोइड जिसको जी से डिनोट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं आपको, देख लिए यहाँ पे हमें मिला है h की वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, यहाँ पे इक्वल टू 3 कैसे होगा, ये मिस्टेक है मेरा। तो यहाँ पे बेसिकली 3p/3 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा आपका इक्वल टू p। एवरीवन समझ में आया ये वाली चीज, 3 और 3 कैंसिल होके p मिलेगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये वाली चीज समझ में आई ना स्टूडेंट। यहाँ पे सेंट्रोइड का Yes, एक्स ma'am. कोऑर्डिनेट ने हमें h से डिनोट किया, तो ये p हो गया। ठीक है, 3p/3, मैंने 3 लिख दिया था, किसी ने बताया भी नहीं, तो यहाँ पे p आएगा। और हमने सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट अभी निकाला है, ये क्या मिला है हमें 13। तो p, 13 इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, लिख सकते हैं, इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए, सबको समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ओके तो ये क्वेश्चन मुझे कराना था। अभी हम बात करते हैं लोकस की। तो यहाँ पे लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा। तो कितने स्टूडेंट को, अगर मैं आप पूछूं स्टूडेंट कितने लोगों, अगर आपको थोड़ा भी रफ आइडिया है लोकस के बारे में तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो हम तो डिस्कस करने वाले ही है। स्टूडेंट किसी ने पढ़ा है बुक में अभी तक 11th में लोकस? एवरीवन, जो आप पूरा क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बोलते हैं ना डेफिनेशन में लोकस ऑफ ए पॉइंट, वैसा। तो बार बार लोकस वर्ड आप बार बार सुनने वाले, सर्कल में भी सुनेंगे, कॉर्निक सेक्शन में भी सुनेंगे। तो पहले होता है क्या है लोकस, एनीवन? कोई भी गलत आंसर भी देंगे तो भी चलेगा, ट्राई कर सकते हो। नहीं, ओके चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, डेफिनेशन हम भी लिखेंगे, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देखना चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। तो लोकस होता है क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक पॉइंट है। ठीक है, वो मूव कर सकता है, मूविंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन है ना वो कोई कंडीशन
क्या फॉलो कर रहा है कुछ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ कि कोई एक पॉइंट है आपके पास, वो कैसे भी मूव कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक कंडीशन फॉलो करनी है कि क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसके कोऑर्डिनेट आप चाहे तो कुछ लिख दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे बात एक मूविंग पॉइंट है जिसको मैंने मान ली है पी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या बोल रही हूँ, जो पॉइंट पी है वो मूव कर सकता है कैसे भी, लेकिन एक कंडीशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि ये पॉइंट का ए से डिस्टेंस हमेशा, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये पॉइंट का पॉइंट पी है जो मूविंग पॉइंट जिसको बोला है, इसका एक से डिस्टेंस हमेशा आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आर, आर दे दिया मैंने, आप चाहे तो 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इतनी बार समझ में आई सुनिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो लोकस का डेफिनेशन बताने से पहले कि एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, पॉइंट पी है वो कैसे भी मूव कर सकता है, बट इसको ध्यान रखना है कि इसका ए से डिस्टेंस हमेशा आर आना चाहिए, आर यूनिट आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो मूविंग पॉइंट है कहाँ कहा जा सकता है, देखिए ऐसा कुछ जाएगा। मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली आपको ऐसा कुछ सर्कल सा मिलेगा, कैसे, या एवरीवन ध्यान दीजिए, जो पॉइंट पी है ये मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट क्या मूव कर सकता है इधर उधर, लेकिन हमने क्या बोला है कि ये एक कंडीशन हमेशा फॉलो करना चाहिए कि इसका ए से डिस्टेंस हमेशा आपका आर यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ फॉलो किया ना, तो हमें क्या मिल गया, सर्कल बन गया। तो स्टूडेंट अगर लोकस की बात की जाए तो लोकस है एक मूविंग पॉइंट का, बेसिकली उसने क्या रास्ता फॉलो किया, या बोल सकते हैं ना पाथ। समझ में आया स्टूडेंट, मतलब उसने जो जो यहाँ पे रास्ता, मतलब आप बोल सकते हैं कंडीशन को फॉलो कर रहा था वो, और जिस जिस रास्ते से वो गए ना, जो रास्ता बना स्टूडेंट बेसिकली वो हो जाएगा लोकस ऑफ दिस पॉइंट। समझ में आया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिकली आपके पास सर्कल मिल रहा है, ये कैसे, ये जो ए है आप बोलेंगे ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पी आपका मूविंग पॉइंट है, और ये जो आपका बेसिकली ए और पी का जो डिस्टेंस है जो हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ पे आर हो जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया ये वाली चीज, बताइए एवरीवन। तो Yes, अगर ma'am. तो मैं सर्कल की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सर्कल को आप बोलेंगे सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला जो पॉइंट है ना ए, ये मैंने फिक्स कर दिया था, ठीक है, ये वाला ए मैंने फिक्स कर दिया था, बट पी फिक्स नहीं किया था। समझ में आए, एक पॉइंट मैंने फिक्स किया था, जो पी है ये मूविंग है, मतलब कैसे भी मूव कर सकता था, बट इसको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी थी कि उसका ए से डिस्टेंस हमेशा आर यूनिट होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर सर्कल की बात करें तो आप बोल सकते हैं सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point A is always R unit, ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट को आप सेंटर बोल रहे हैं, और R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया लोकस क्या है, बेसिकली वो मूविंग पॉइंट ने जो जो रास्ता लिया था, मतलब जो जिस जिस रास्ते से गए थे ना, वही चीज है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट, बुक में आपको एक तो ये भी डेफिनेशन मिल जाती है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट की बात करें तो, ठीक है, लोकस की बात करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है, जो कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं जो पॉइंट भी मैंने बोला मूविंग पॉइंट, सिंपल वर्ड्स में तो बोलूँ तो यहाँ पे ये बेसिकली जो मूविंग पॉइंट ने जो जो यहाँ पे पाथ ट्रेस किए ना, वो लोकस है, ठीक है। या आप टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन चाहते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जैसे ये वाले केस में ऐसे सारे पॉइंट जिसका ए से डिस्टेंस हमेशा बराबर आए किसके, आर यूनिट के, ठीक है। तो वो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेंगे। तो पहले लोकस का लिख लेते हैं डेफिनेशन। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज बताइए, क्योंकि ये वाला वर्ड आप बार बार पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे लोकस, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में, तो आप लिख सकते हैं the locus of a moving point is the path। ये सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको चाहिए तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय इट, मतलब वो पॉइंट ने जो भी रास्ता ट्रेस किया ना, जहां जहां से वो गया वो हो गया लोकस, ठीक है। फॉलोइंग सम कंस्ट्रेंट, फॉलोइंग
सम कंडीशन बोल सकते हैं, फॉलोइंग सम कंस्ट्रेंट, या ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी आप बोल सकते हैं, फॉलोइंग सम कंस्ट्रेंट, या आप बोल सकते हैं कंडीशन। स्टूडेंट समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने? कोई ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और उसने जो भी रास्ता फॉलो किया है लेकिन कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो वो पाथ को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? लोकस, वो मूविंग पॉइंट का। ठीक है एवरीवन? तो यहाँ पे उसके बाद लिख सकते हैं एंड इट्स इक्वेशन इज, एंड इट्स equation is called इक्वेशन ऑफ लोकस। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? जैसे अभी मैंने बात करी थी वो पाथ की, आपको तो पता चला सर्कल, उसकी अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल रहे हैं ना, या इक्वेशन ऑफ लोकस बोल सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? बताइए, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस एवरीवन। क्योंकि ये वाला वर्ड लोकस स्टूडेंट पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बार बार रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सर्कल का भी डेफिनेशन में दूं या जो कॉनिक सेक्शन में, सब जगह बोलेंगे इट इज द लोकस। लोकस मतलब पाथ जो उसने फॉलो किया वो पॉइंट में, ठीक है, मूविंग पॉइंट में। तो ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये वाले लोकस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोलेंगे फाइंड द लोकस। तो यहाँ पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं यहाँ पे एक तो रूल भी लिखा सकती हूँ आपको। तो एक तो पहला लिखा रहेगा कि अच्छा यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन तो बता दिया है कि जो लोकस की इक्वेशन रहेगी उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया है, आप बोल रहे कि लोकस के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट वहां पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन आएगा ना बेसिकली, उसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। समझ में आया? यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके पहले अगर हम कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग रूल या एल्गोरिदम कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, वर्किंग रूल, और आप बोल सकते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे दो टाइप के लिखेंगे। एक में क्या होता है कि आपको एक्स एंड वाई के कुछ तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया, जैसे टी हो गया, थीटा हो गया, ऐसा होगा। तो वो वाले केस में अगर आपको एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन लिखना है तो पहले तो थर्ड जो वेरिएबल दिया है जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं स्टूडेंट, उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ वर्किंग रूल और एल्गोरिदम, ठीक है, नहीं तो आपको वैसे भी समझ में आ जाता है, एक बार लिख देते ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ x and y coordinates, x and y coordinates of moving point, of moving point are given, are given in terms of, are given in terms of, in terms of थर्ड वेरिएबल, क्योंकि x एंड y भी वेरिएबल है आपको पता है, ठीक है, थर्ड वेरिएबल लेट अस से t, ठीक है, थर्ड वेरिएबल t, और ये t को हम पैरामीटर भी बोलते हैं स्टूडेंट, आपने पूरे कॉनिक सेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। अब पैरामीटर बेसिकली एक्स और वाई को आप सिंगल वेरिएबल में लिख देते हो ना, सेम वेरिएबल में, तो वहां से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे उसको हमने पैरामीटर बोला है, ओके, कॉल्ड एज पैरामीटर। डेफिनेशन में आपको लिख रही हूँ, पैरामीटर देन एलिमिनेट, हमको वो जो वेरिएबल टी है स्टूडेंट, जो थर्ड दिख रहा है आपको, थर्ड वेरिएबल, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन एलिमिनेट टी टू ऑब्टेन, आप बोल सकते हैं टू ऑब्टेन द रिलेशन, टू ऑब्टेन the relation between, to obtain relation between, to obtain relation between x and y coordinates, ठीक है, तो between x and y, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आया मैंने क्या लिखा था, इफ x and y coordinates of moving point are given in terms of थर्ड वेरिएबल t, तो आपको एलिमिनेट t को करना है टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन x and y, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन आएगा उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। ये वाली चीज आपको समझ में आएगी। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए कोनिक सेक्शन में, लेकिन अभी हमने कोनिक सेक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे ये वाली चीज पहले पढ़ लेते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, एंड कुछ क्वेश्चन हम लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, किसी को अगर याद हो तो वहां पे मैं एग्जाम्पल वापस से दिखा देती हूँ। मैंने बताया था आपके पास ऐसा था, एक लाइन था
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो मैंने क्या बोला था वहां पे आपको, ट्रायंगल का सेंट्रोइड दिया था, तो बेसिकली ये ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, ये आया कहाँ से बेसिकली, तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा कुछ लाइन था, एक सेकेंड, ये लाइन मैं बोला कि ये, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कोई पॉइंट था आपके पास इसके ऊपर, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बोला था, यहाँ पे अगर मैंने x को मान लिया है t, y को मान लिया है मैंने यहाँ पे t प्लस 9, तो बस बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, x को भी आपने t के टर्म में लिखा है, y को भी t के टर्म में, तो यहाँ पे अगर t एलिमिनेट करेंगे तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 ही मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट, एवरीवन? तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप जैसे t की अलग अलग वैल्यू लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन में किया था, अभी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लोकस के ऊपर सोल्व करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने यूज किया था ना टी वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? मतलब आपने एक्स एंड वाई को दोनों को सेम वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है, मतलब एक सिंगल वेरिएबल को हैंडल करना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू टू वेरिएबल, तो इसके लिए हम यहाँ पे पैरामीटर वाला फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज? तो ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो ये वाला इरेज कर देते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लेने वाले, उसमें से पहला वाला कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 2at। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेंशन भी है, वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को तो याद भी होगा ये वाला चीज है क्या, लेकिन हम यहाँ पे सोल्व करने वाले। ठीक है एवरीवन, समझ में आया कुछ? आपको बोला है लोकस फाइंड करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ऐसा आ सकता है आपको एक्स भी कोई डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, वाई भी डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, और आपको लिखना है लोकस, लोकस बताना है। तो वो वाले केस में क्या करेंगे, थर्ड जो भी वेरिएबल दिख रहा है उसको आपको एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट बताइए कैसे करेंगे एवरीवन? तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन लिख देती हूँ, यहाँ पे तो हमें मिल रहा है यहाँ से x इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर, टी यहाँ पे वेरिएबल है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड है y इज इक्वल टू 2at, तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या, y अपॉन 2a इज इक्वल टू t? एवरीवन बताइए, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, x एंड y में रिलेशन लिखना है। ठीक है एवरीवन, हाँ, तो यहाँ से अगर हम चाहे तो स्टूडेंट ये जो आपने t की वैल्यू मिली है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू टी की वैल्यू आपके पास मिली y अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये वाली चीज, x इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था, y स्क्वायर अपॉन, ओके, तो ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर अपॉन, आपको मिल रहा है 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ए आपने इधर से ए कैंसिल कर दिया, तो मिला क्या, बेसिकली आपको मिल रहा है यहाँ पे 4a था, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4a स्क्वायर, ओके 4ax आपको मिल गया वाई स्क्वायर, एंड बेसिकली ये आपको पता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रीराइट करके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझ में आया स्टूडेंट? और ये चीज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट, पढ़ा है आपने कोनिक सेक्शन में, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन में किसकी, पैराबोला की इक्वेशन है। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बोला था क्वेश्चन में फाइंड द लोकस, मतलब वो बेसिकली आपसे लोकस का इक्वेशन ही मांग रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे लोकस बोला है, बेसिकली हमने सोल्व करके इक्वेशन ही मिली है, और ये आपको पता है ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, फिर हम यहाँ पे बेसिकली अगर आपको बोले कि फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, तो उसका कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला दिया है आपको, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एंड यहाँ पे दिया है स्टूडेंट y इज इक्वल टू बी कोस थीटा। वैसे तो ये बात की जाए तो स्टूडेंट ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, कॉनिक सेक्शन में आपने डेफिनेटली पढ़ा है, लेकिन अगर मुझे बोला है क्वेश्चन में फाइंड द लोकस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए, पूरा मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, वेयर a and b are constant, where a and b are constant and theta is
पैरामीटर, मतलब थीटा वेरी कर रहा है बेसिकली, बात की जाए तो थीटा चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैसा करेंगे स्टूडेंट, ये वाली बात यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। एवरीवन बताइए, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे हमें थीटा को रिमूव करना है, तो जो भी हमें आइडिया, क्योंकि हमने ये वाली चीज कोने सेक्शन में लिखा है, इसको पैरामीटर फॉर्म में दिया है बेसिकली, और मुझे क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड द लोकस, तो हमें वेरी जो पैरामीटर है उसको रिमूव करना है, एक्स एंड वाई में रिलेशन लिखना है। तो एक्स अपॉन ए आपका साइन थीटा हो जाता है, देखिए यहाँ से वाई अपॉन बी क्या हो जाएगा एवरीवन, ये हो गया कोस थीटा। अभी स्टूडेंट कितने लोगों को आइडेंटिटी याद है, कौन सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा है कोस थीटा, तो साइन थीटा एंड कोस थीटा के टर्म में कोई आइडेंटिटी है हमारे पास, है ना। Sin theta cos theta equals to 1. अच्छा साइन थीटा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेरी गुड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या स्टूडेंट, आपको मिलेगा यहाँ पे x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये वाली चीज आपने देखी होगी, ये इक्वेशन किसकी है, याद है आपको, अभी हमने किया नहीं वो चैप्टर अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है आपने देखी हुई थी, इसमें ठीक है। एलिप्स वाला चैप्टर में आपने कुछ ऐसा देखा होगा, बेसिकली उसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है ना, ये चीज आपने लिखी इसमें थी, तो बेसिकली ऐसा वो सेटिस्फाई कर, ठीक है। तो एवरीवन किसी को समझ में आया, अगर आपको एक्स एंड वाई कुछ डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, जैसे टी के फॉर्म में दिया है, टी यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब वहाँ पे उसकी टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर बोले फाइंड द लोकस, तो आपको जो वेरिएबल है थर्ड वेरिएबल उसको एलिमिनेट करना है, मतलब रिमूव करना है, और एक्स एंड वाई में रिलेशन लिखना है, तो ये जो रिलेशन आए बेसिकली इक्वेशन ऑफ लोकस है, ठीक है एवरीवन। वैसे लोकस की बात की जाए स्टूडेंट, बेसिकली लोकस क्या पाथ है जो मूविंग पॉइंट ने फॉलो किया है, तो इसका मतलब ही यही है एवरीवन। तो यहाँ पे फाइंड द लोकस लिखा है या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऐसा भी बोल सकते हैं। एवरीवन समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइप का करते हैं। यहाँ पे इन जनरल अगर बात की जाए, तो इन जनरल यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे, जहाँ पे आपको पैरामीटर नहीं दिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसा करेंगे वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए नेक्स्ट हेडिंग वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल या एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, लेकिन कब अप्लाई करना है ये वाला, इफ आप लिख सकते हैं इफ सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज गिवन, इफ सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन या कंडीशंस आर गिवन, सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर गिवन। स्टूडेंट ये वाली चीज मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ आपके सामने, कंडीशंस आर गिवन, और क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग रूल की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोले दिया रहेगा, वो वाले केस में आपको अप्लाई करना है। तो कैसे निकालना है लोकस वहां पे, तो पहला स्टेप क्या है, ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी बुक में तो डायरेक्टली स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, लेकिन हम क्या पहले एच कॉमा के में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या है, पता है कि वो पॉइंट मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो वैसे हम क्या करें, मूविंग पॉइंट है वो कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कोई पैरामीटर तो नहीं है, उसको रिमूव करके स्टूडेंट बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से, एंड यहाँ पे के को रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे वाई पे, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज, डायरेक्टली एक्स कॉमा वाई बहुत सारी बुक में दिया है, लेकिन वो दैट इज नॉट करेक्ट मेथड, क्योंकि वो बेसिकली आपको मूविंग पॉइंट पता है, ठीक है एवरीवन। आप चाहे तो एक्स कॉमा वाई लेके भी कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको जो भी पैरामीटर मतलब कुछ थर्ड वेरिएबल दिया होगा उसको एलिमिनेट करना रहता है, ठीक है, लास्ट में हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो ले लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट, बेसिकली मूविंग पॉइंट पी, उसको हम कोऑर्डिनेट्स उसको स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के मान लेते हैं, ठीक है एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं पता आपको एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, लेकिन यहाँ पे हम एच कॉमा के मानते हैं, फिर लास्ट में सिंप्लीफाई करके एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से एंड के को रिप्लेस करते हैं वाई से,
ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या है यहाँ पे, मूविंग पॉइंट है। उसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेट 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 सो एलिमिनेट द अननोन्स, जो भी अननोन है या पैरामीटर बोल सकते हैं, जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एलिमिनेट द अननोन if any after applying the given geometrical condition, after applying the given condition। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप में कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, यही फॉलो करते हैं हम लोकस फाइंड करने वाले, आफ्टर अप्लाइंग द गिवन कंडीशन, या कंडीशन आप बोल सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड में आप क्या करते हैं, रिप्लेस h बाई x एंड यहाँ पे k बाई y इन द गिवन इक्वेशन, जो भी आपको ऑब्टेन्ड इक्वेशन मिल गई एच एंड के में, उसमें सब्स्टिट्यूट करते स्टूडेंट। ठीक है, तो आप h को रिप्लेस कर रहे हैं x से एंड k को रिप्लेस कर रहे हैं y से इन द ऑब्टेन्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, या एलिमिनेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इन द ऑब्टेन्ड इक्वेशन। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज यहाँ पे सोल्व करते हैं एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, पहले आप मुझे बताइए ये वाला एल्गोरिदम या रूल समझ में आए कि नहीं स्टूडेंट। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, और कुछ कंडीशन दिया रहेगा, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट का आपको लोकस फाइंड करना है, हम मूविंग पॉइंट बोल रहे हैं, उसने क्या क्या पाथ फॉलो किया वो लोकस हो जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम h, k मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई बहुत सारी बुक में दिया हुआ है, बट ये वाला मानते हैं हम पहले, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को h, k मान लेते हैं। पॉइंट मूव कर रहा है और कुछ कंडीशन दी रहेगी, उसको अप्लाई करना है, सब जो भी अननोन है उसको सब रिमूव कर दिया हमने। उसके बाद आपको लास्ट में जो इक्वेशन मिली, वहां पे h को रिप्लेस कर दीजिए x से एंड k को रिप्लेस करेंगे y से, तो वो इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, प्लीज सोल्व कीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, find the equation of locus, find the equation of locus of a point, locus of a point। स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ आपकी बुक में से। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट which remains at a distance, which remains at a distance of r यूनिट्स बोल सकते हैं, r यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है स्टूडेंट, ओरिजिन ओ होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। एवरीवन, तो हमें क्या बोला है, आपको वो पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, लोकस का इक्वेशन भी बोला, इक्वेशन ऑफ द लोकस, जिसका डिस्टेंस क्या होता है ओरिजिन से, हमेशा r यूनिट आता है। तो यहाँ से मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट को आइडिया भी आ गया होगा कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम की बात की जाए स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ पे सर्कल बनने वाला है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है पहले तो। यहाँ पे ओके, रफ डायग्राम अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो सिर्फ इतना हमें पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, यहाँ पे कोई मूविंग पॉइंट है P मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को हमने h, k माना है, स्मॉल h, स्मॉल k। एवरीवन, तो ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जिसका हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ r यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमेशा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r यूनिट होना चाहिए। तो बेसिकली आपको सर्कल मिलने वाला है, लेकिन कैसे, आपको अभी तो पता चल गया सर्कल है, लेकिन मिलेगा कैसे, वो स्टेप अभी हमने लिखे थे, वो अभी आप कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, तो जो चीज दिया है उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे एवरीवन, इतना हमें पता है, लेकिन सर्कल मिलेगा वो तो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, इससे पता चला। अदरवाइज कैसे पता चलता कि सर्कल मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इतना पता है कि डिस्टेंस बिटवीन O एंड P कितना आ रहा है r। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप OP, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, ये आपको मिल रहा है r यूनिट। ठीक है एवरीवन, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको मुझे लगता है अप्लाई करना आता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया एवरीवन r। ठीक है, OP इज इक्वल टू r हो गया। अभी क्या करेंगे, अगर मुझे स्क्वायर रूट जो r है ये वाला रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आप लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग both the sides, on squaring both the sides we get, क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली h माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मतलब h स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा k स्क्वायर, और राइट साइड में हो गया r स्क्वायर। एंड अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे तो r आपको पता है फिक्स है, कांस्टेंट है, ये इसको, ये आपका वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको जस्ट h एंड k को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेस h by x and k by y, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो दे दीजिए, y इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम डायरेक्टली x कोमा y ले लेते हैं, ऐसा बहुत सारी बुक में दिया है, बट यहाँ पे क्योंकि वो पॉइंट मूव कर रहा है तो हम यूजुअली ये वाला मेथड फॉलो करते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको कोई मिस्टेक होने का चांस ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कोई अननोन रखा है उसको, क्योंकि आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यार ये 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिली, आपको पता है ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ आप बोल सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड, which is the required equation of the locus, which is the required equation of locus, इक्वेशन ऑफ लोकस। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आ रहा है जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, एवरीवन है कि नहीं, यहाँ पे एक बार चेक करने दीजिए मुझे, नाम यहाँ पे मैं लेती हूँ। यहाँ पे एवरीवन जो भी यहाँ पे स्टूडेंट मुझे नाम दिख रहे, सब लोग है ना यहाँ पे क्लास में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू फॉर रिप्लाई करने के लिए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं क्लास में। कभी कभी होता है ना स्टूडेंट, जैसे लास्ट टाइम आपको पता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कोई स्टूडेंट है कि मैं ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, एक सेकेंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, find equation of locus of a point whose distance from, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी दिया है विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंट। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट, इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 एंड यहाँ पे पॉइंट बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,3। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है वो पॉइंट का जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से हमेशा बराबर रहता है। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली चीज याद है, हमने जब कौन सा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी थी स्टूडेंट। याद है जब हमने ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हमने सर्कम सेंटर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि बेसिकली ऐसा पॉइंट जिसका, ओके यहाँ पे बोला है, एक सेकेंड, इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट दिया है 1,2, पॉइंट बी दिया है यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है स्टूडेंट 5,3। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई पे पॉइंट है पी मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने अभी के लिए h, k माने। ठीक है, इसका डिस्टेंस बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ए एंड बी से बराबर है। ठीक है, एंड ये वाली चीज पता है आपने कब की थी स्टूडेंट, अगर कोई पॉइंट का ए एंड बी से यहाँ पे अगर बात करें डिस्टेंस बराबर है, बेसिकली वो पॉइंट क्या है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पे बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज यहाँ पे? लेकिन वो मैं आपको एडवांस से बता रही, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वो अभी हम सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? हमें ये मूविंग पॉइंट पी है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना कहाँ मूव कर रहा है, बस ये चीज याद रखना है कि ये पॉइंट का हमेशा ए और बी से डिस्टेंस बराबर। ठीक है, तो हम कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट? एवरीवन लेट ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पिछले वाला ऐसा डायरेक्टली आपको करके बता दिया है। एक सेकेंड, ये ऐसे लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हैं लेट पॉइंट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, लेट पी बी द एनी पॉइंट, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट हमने लिखा है एच कॉमा के, तो कोई भी पॉइंट है लोकस के ऊपर लिया, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऐसा लिख सकते हैं, लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिया एच कॉमा के, बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, या रिक्वायर्ड लोकस भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ऑन द लोकस ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अभी उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या दिया है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से एंड बी से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमें यहाँ पे, आप बोलेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, लिख सकते हैं ऐसा स्टूडेंट एवरीवन? क्योंकि यही बोला है पी ए से डिस्टेंस एंड उसका बी से डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है स्टूडेंट? याद है ना? ठीक है, Yes, ma'am. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए क्या इक्वेशन मिल रहा है आपको एच एन के फॉर्म में बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर कर दीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी आ रहा है तो पी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट का नहीं लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं लिख देती हूँ, बाद में हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, क्योंकि आप यहाँ पे साथ में भी स्क्वायर लगा सकते थे। तो ये आपको मिल जाएगा एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी लिखा है। ठीक है, तो एच माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, एच माइनस देखिए यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस यहाँ पे के माइनस 3 का होल। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग तो करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट रिमूव करना है। ठीक है, तो आप उसके बाद स्क्वेयरिंग कर रहे हैं आप दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो मैं यहाँ पे क्या मिल रहा है वो लिख देती हूँ। ठीक है, तो एच माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है एच माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अभी आप कैलकुलेशन कीजिए, एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन। मैं भी कर रही हूँ लेकिन आपको मेरे से पहले आंसर बताना। ये हो गया देखिए एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 2h प्लस 1, देख लीजिए सब लोग, कुछ मिस्टेक हो तो बताइए। तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्लस मिला के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे मैं देख के ही पता कर रही हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए एच स्क्वायर, क्योंकि आप चाहे तो इधर लेके आइए, दोनों कैंसिल। ठीक है, उसके बाद के स्क्वायर भी कैंसिल, देख लीजिए एवरीवन। अभी दोनों क्योंकि अपोजिट साइड में है लेकिन साइन सेम, इधर आएगा तो साइन में आपको पता चल जाएगा एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया है एंड जो भी मिला स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिला माइनस 2h, ओके, फिर है माइनस 4k, यहाँ पे 1 प्लस 4 मतलब 5 हो गया, राइट साइड में क्या बच रहा है माइनस 10h, यहाँ पे फिर हमें क्या मिल रहा है एक बार देख लीजिए सब लोग, माइनस 6k एंड यहाँ पे 25 एंड 9 को ऐड करते तो 34 एंड अभी और सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट h और k के टर्म में। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इधर लेके आती हूँ लेफ्ट साइड में, प्लस 10, हाँ ये माइनस 4k प्लस 6k एंड यहाँ पे वो जो 5 को उधर भेज, 4 माइनस 5, वेरी गुड। एंड यहाँ पे स्टूडेंट बताइए सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है आपको, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मिल रहा है 8h मिल रहा है ना स्टूडेंट, देख माइनस प्लस 8h, अच्छा हाँ प्लस 8h प्लस 2k ना, एक सेकेंड एक बार देख लीजिए, प्लस 2k एंड इक्वल टू कितना आ रहा है सब लोग एक बार चेक, एक सेकेंड कहा गया, 34 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 29 आ रहे हैं, एक बार बताइए। वेरी गुड। अभी क्या करना है, अभी रिप्लेस करना है। ठीक है, अब तो यहाँ पे जस्ट रिप्लेस h बाई x एंड
इसको कुछ नाम देना है तो नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड k बाय y इन इक्वेशन 1 वी गेट। स्टूडेंट ये हमें ना इसलिए स्टार्टिंग में स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई नहीं ले रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई वेरिएबल अगर आपको थर्ड वेरिएबल दिख रहा है ना उस टाइम, तो इसके लिए हम बाद में रिप्लेस कर रहे हैं सारे अननोन वगैरह रिमूव करने के बाद। सो रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई इन द इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे हो गया 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। स्टूडेंट सबको समझ में आया कि नहीं? एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा स्टूडेंट, ये जो अगर हमने बात करी यहाँ से भी, ये पता है बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाना चाहूँ तो बेसिकली ऐसा कुछ है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी थी, तो वो वाले केस में स्टूडेंट कितने स्टूडेंट को याद है ये वाला डिस्टेंस? एक सेकेंड देखो, ये पॉइंट पी है जो मूविंग पॉइंट स्टूडेंट, वो आपका मूव कर रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस आपका हमेशा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम आएगा। इसका कुछ नाम देना चाहे तो दे सकते हो, लेकिन बेसिकली जो पॉइंट पी है, जो वो रास्ते पे गया, आप बोल सकते हो पाथ जो उसने फॉलो किया स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको देने वाला है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने कुछ नाम नहीं दिया है, आप नाम बोलना चाहे तो बोल दीजिए लाइन एल। ठीक है, तो बेसिकली लाइन एल ही मिलने वाली है जिसका इक्वेशन अभी आपने लिखा है। ठीक है, और ये लाइन एल है क्या? बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पी का हमेशा ए और बी से डिस्टेंस बराबर आ रहा है, मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है आपको बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रहा है साइड ए बी का। एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, कर सकते हैं ना? ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का एक दे देती हूँ, बहुत इजी है, वो वाला आप ट्राई कीजिए, फिर हम आज का स्टॉप करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, यहाँ पे आप लोग को ट्राई करना है, सिर्फ कंडीशन में लिख के बता देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, और यहाँ पे दिया है एट विच, ये भी बोला है पॉइंट एट विच एंगल सबटेंडेड। ओके, ये भी मैं लिख देती हूँ, पूरा आपको दिखा देती हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन, सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, ओके, पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड -1,2। ठीक है, इज ए राइट एंगल, ऐसा बोला है। एक बार वापस से मैं बता देती हूँ रीड करके इसको। एंड वैसे तो मैं बता सकती स्टूडेंट क्या आने वाला है, लेकिन आपको निकालना है इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट एट विच एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग वन, पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 है, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,3, इज ए राइट एंगल। इसका मतलब है क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप ट्राई करने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे मूविंग पॉइंट है जिसको मैंने बोल दिया है पी। ठीक है, वो पॉइंट मूव कर रहा है आपका, उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं h, k। ठीक है स्टूडेंट, और अभी क्या बोल रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे कहीं पे ए था आपके पास, यहाँ पे कहीं पे बी था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1,2, और यहाँ पे जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -1,3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ओके, कुछ ऐसा आपके पास डायग्राम बात कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो पॉइंट है ना जिसका लोकस आपको निकालना है, वहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो बेसिकली एक तो आपको, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को याद है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लोकस पूछा, ये पॉइंट कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो मूव ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ए पे भी आपका हमेशा 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट वैसे तो आपके ये वाला मैं आपको हिंट भी बता रही हूँ, ये आपको मिलेगा सर्कल। ये जो ए बी है ना यहाँ पे, वो क्या है, सर्कल के डायमीटर के पॉइंट हो जाएंगे, एंड पॉइंट जिसको आप बात करते हैं। लेकिन लिखेंगे कैसे, क्योंकि आया मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, लेकिन कैसे लिखेंगे एवरीवन? देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और कुछ अभी हमें पता नहीं, मैं तो आपको एडवांस में आंसर बता रही हूँ, लेकिन आएगा क्या से, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल है, मतलब यहाँ पे ए पी बी। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं क्या ना? ऐसा लेट, पहले तो मैं पूरा लिख देती हूँ, लेट पी
पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट h, k, be any point on the locus, any point on the locus, required locus भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको पता है एंगल बोल सकते हैं, एंगल ए पी बी आपको दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड आगे का आपको ट्राई करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्टूडेंट बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायग्राम वापस से दिखाने वाली हूँ। देखिए ये वाला मतलब एपी आपका परपेंडिकुलर हो गया बोल सकते हैं पीबी पे, तो ये वाले केस में हाइपोटेनस क्या बनेगा, यहाँ पे ए भी बन जाएगा एवरीवन, क्योंकि डायग्राम मैंने ऐसा बनाया प्रॉपरली नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एपी बी मतलब जो एंगल पी के ऊपर बन रहा है वो 90 डिग्री है एवरीवन, तो ए भी यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा कि नहीं डायग्राम के हिसाब से। फिर एवरीवन एग्री कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाली चीज, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे पी बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आपको सोल्व करने के लिए मैं दे रही हूँ। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका भी था स्टूडेंट, वो अभी मैंने कराया नहीं है। अगर आपको बोल रहे कि एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेकिन स्लोप का डेफिनेशन मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो वो वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज बताइए, कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे बता भी सकती हूँ स्टूडेंट स्लोप होता क्या है, लेकिन पूरा एक बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है वो चीज मैं बता के आपको बताना चाह रही हूँ। नहीं तो यहाँ पे अगर दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट कितना आता है, -1। ये चीज शायद से आपने पढ़ा होगा, बताइए एक बार कितने लोगों ने पढ़ा है ये वाली। तो यहाँ पे बेसिकली स्लोप ऑफ आप बोल सकते हैं एपी एंड स्लोप ऑफ बीपी का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, लेकिन स्लोप का कॉन्सेप्ट अभी आज स्टार्ट नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी एच एंड के टर्म्स में, फिर एच को रिप्लेस करना है एक्स से एंड वाई को मतलब के को रिप्लेस करना है वाई से, जो इक्वेशन आएगी बेसिकली वो आपको मिलेगी सर्कल की इक्वेशन। देख के भी आपको समझ में आएगा। कर सकते हैं इतना, बाकी का पार्ट सोल्व कर सकते हैं ना स्टूडेंट एवरीवन। तो ये वाला पार्ट मैं होमवर्क में दे रही हूँ, तो प्लीज ट्राई दिस, यहाँ पे होमवर्क पार्ट, ठीक है। आगे का पार्ट होमवर्क में है, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। कर सकते मैम मैंने किया है हाँ, मैम, आंसर बता दूं। हाँ बताइए अगर आपने किए हैं तो। मैम मेरा आंसर मैम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे आप जो इक्वेशन मिली है ना, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। हम जो यूजुअली लिखे थे ना ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या था, जो सर्कल है ना उसका सेंटर आपका 0,0 है। अगर आपका सेंटर कुछ h, k होता ना तो वो वाले केस में ऐसा इक्वेशन मिलता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस होता है। तो आपने सही बताया, आप चेक कर लीजिए सब लोग ये आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। तो सबको समझ में आया, क्योंकि अगर वैसे डायग्राम वाइज देखे तो बेसिकली ये जो ना ए बी है ना सर्कल का डायमीटर बन जाता है, और हमने पढ़ा था जो डायमीटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का आता है, ठीक है। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये वाला नीचे का इरेज कर रही हूँ, एंड आई होप सबका यही आंसर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड 1 सेकेंड,